5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, खूब हिंसा हुई। 1 महीने तक सड़कों पर खून बहा। पाकिस्तान में भी इमरान के समर्थक कई बार तख्ता पलट के लिए आ चुके हैं। इस्लामाबाद, लाहौर में खूब बवाल हो चुका है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई तख्ता पलट हो जिसमें हिंसा ना हुई हो, खून ना बहा हो। लेकिन सीरिया में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। सीरिया में तख्ता पलट के लिए पिछले 13 साल से जंग चल रही थी, लेकिन पिछले 15 दिन में कोई हिंसा नहीं हुई। किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। 15 घंटे पहले तक किसी को नहीं पता था कि असद की सत्ता का अंत होने वाला है। यानी अचानक लड़ाके आए और सीधे 50 साल पुरानी तानाशाह हुकूमत को उखाड़ फेंका, भागने पर मजबूर कर दिया। सीरिया में जो हुआ उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, किस कैरेक्टर का क्या रोल है, और सबसे अहम सवाल यह है कि सीरिया का आगे क्या होगा। क्या मिडिल ईस्ट में शिया सुन्नी की एक नई जंग शुरू होने वाली तो नहीं है? इन सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। सीरिया में 53 साल 19,350 दिन पुरानी असद परिवार की सत्ता क्यों गई? 12 दिन 288 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि रूस ईरान ने असद का साथ छोड़ दिया? सीरिया में आगे क्या होगा? क्या मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा? क्या मिडिल ईस्ट में शिया सुन्नी विवाद और ज्यादा भड़कने वाला है? सीरिया में असद युग खत्म हो गया, अब राज जुलानी के एचटीएस का है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सीरिया की जमीन पर अब कुर्द बनाम एचटीएस की जंग छिड़ चुकी है। एचटीएस के लड़ाके उन इलाकों पर कंट्रोल ले रहे हैं जहां असद की सेना का भी कंट्रोल नहीं था। रेगिस्तानी इलाका जंग का मैदान बन चुका है। तुर्की समर्थित एचटीएस और अमेरिकी समर्थन वाले कुर्द विद्रोहियों के बीच देर इजोर इलाके में भीषण जंग हुई। एचटीएस ने यहां से सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को खदेड़ दिया, रेगिस्तानी इलाके पर कब्जा जमा लिया। देर इजोर के अलावा विद्रोहियों ने बाऊ कमाल भी अपने कब्जे में ले लिया है। ये वो इलाके हैं जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल निकलता है। अभी तक इस तेल का इस्तेमाल कुर्द फोर्स और अमेरिकी ऑयल कंपनी कर रही थी। एक और कुर्द बनाम एचटीएस की जंग चल रही है, तो दूसरी ओर इजराइल भी सीरिया की जमीन पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रहा है। पिछले 48 घंटों में इजराइल सीरिया के कई इलाकों में भीषण बमबारी कर चुका है। इजरायली फोर्स सीरिया के 480 से ज्यादा आर्मी ठिकानों को तबाह कर चुकी है। गोलान हाइट्स के बफर जोन पर भी कब्जा जमा चुकी है। इजराइल की सेना उन इलाकों को खासतौर पर टारगेट कर रही है जहां अभी तक ईरान का कंट्रोल था। उन इलाकों में बमबारी हो रही है जहां ईरान ने असद की मदद से अपने बेस तैयार किए थे। ईरान की ओर से लगाई गई केमिकल फैक्ट्रीज को भी निशाना बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर सीरिया की जंग उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की चिंगारी उठती दिखाई दे रही है। शिया बनाम सुन्नी की जंग कभी भी भीषण युद्ध में बदल सकती है। सीरिया की जियोपॉलिटिक्स को लेकर दुनिया की नजर 7 किरदारों पर टिकी है। उनमें एक है एचटीएस का अबू मोहम्मद अल जुलानी। सीरिया छोड़कर रूस में शरण ले चुके बशर अल असद, 20 जनवरी से अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई शामिल हैं। सीरिया में आगे क्या होगा? किस किरदार का क्या रोल रहेगा? मिडिल ईस्ट के सिर पर कौन सा महायुद्ध मंडरा रहा है? यह समझने के लिए पहले सीरिया की जियोपॉलिटिक्स को समझना जरूरी है। असद के साम्राज्य को जानना जरूरी है। सीरिया में दमिश्क समेत बड़े हिस्से पर हयात तहरीर अल शाम का कब्जा है। इस इलाके में अलेप्पो, हमा और होम्स जैसे बड़े शहर शामिल हैं। इराक और तुर्की से जुड़े सीरिया के उत्तर पूर्वी इलाकों पर सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी कुर्द लड़ाके काबिज हैं, जहां अब एचटीएस अपना कंट्रोल चाहती है। तुर्की से जुड़े बॉर्डर के कुछ इलाकों में सीरियल नेशनल आर्मी का कब्जा है, जबकि मध्य सीरिया के कुछ इलाकों पर आतंकी संगठन आईएसआईएस काबिज है। इस कब्जे के आधार पर सभी किरदारों का रोल आपको समझा देते हैं।
सबसे पहले सीरिया की जंग के सबसे बड़े दो कैरेक्टर बशर अल असद और अबू मोहम्मद अल जुलानी के बारे में जान लीजिए। फिर आपको मिडिल ईस्ट में शिया सुन्नी की जंग और सीरिया की पूरी पॉलिटिकल पिक्चर भी समझ आ जाएगी। बशर अल असद अलावाइट समुदाय से हैं, जो शिया मुसलमानों की एक शाखा है। मोहम्मद अल जुलानी सुन्नी मुसलमान है। सीरिया में शिया मुसलमानों की आबादी 15% और सुन्नी मुसलमानों की आबादी 75% से ज्यादा है। सुन्नी मुसलमानों की आबादी ज्यादा होने के बाद भी शिया मुसलमानों ने इस देश पर आधी सदी तक राज किया और यही सीरिया में सुन्नी बनाम शिया की जंग का सबसे बड़ी वजह बनी। सीरिया में असद परिवार का शासन 53 साल पहले शुरू हुआ। तब से ही सीरिया की जमीन पर शिया सुन्नी के बीच जंग छिड़नी शुरू हो गई। 1971 में हाफिज अल असद ने तख्ता पलटकर सीरिया की सत्ता पर कब्जा किया। हाफिज अल असद ने अपने छोटे भाई रिफात अल असद को डिफेंस ब्रिगेड का चीफ बना दिया। हाफिज अल असद को अच्छे से पता था कि सुन्नी बाहुल्य देश में उनकी सत्ता आसानी से चलने वाली नहीं है, इसलिए पहले दिन से ही बशर के पिता ने शियाओं यानी अलावाइट समुदाय को मजबूत करना शुरू कर दिया। हाफिज अल असद के इशारे पर रिफात ने डिफेंस ब्रिगेड में 50,000 अलावाइट को शामिल किया और एक ऐसी फोर्स बनाई जो असद फैमिली के कहने पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहे, जान लेने और देने में जरा देर नहीं करे। फोर्स में शामिल अलावाइट को सुन्नी मुसलमानों या कहें कि सीरियन फोर्स से 3 गुना ज्यादा पेमेंट दी जाती थी। इस फोर्स ने असद फैमिली के इशारे पर पहला बड़ा एक्शन 80 के दशक में उस वक्त लिया जब मुस्लिम ब्रदरहुड का उभार हो रहा था। तब अलावाइट की सेना ने हमा में मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े लोगों को चुन चुन कर मार डाला। जेल में बंद सैकड़ों कैदियों को मौत के घाट उतार दिया। इस कत्लेआम के बाद बशर अल असद के चाचा और हाफिज के छोटे भाई रिफात को मुस्लिम वर्ल्ड में हमा का कसाई बुलाया जाने लगा। अलावाइट फोर्स से सीरिया के लोग खौफ खाने लगे। इस डिफेंस ब्रिगेड ने असद परिवार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को बेरहमी से कुचल दिया। सीरिया में जब गरीबी भुखमरी चरम पर थी, तब रिफत के इशारे पर सेना ने असद फैमिली के लिए ब्लैक मनी बनाने का काम शुरू किया। 1976 में सीरिया ने तस्करी का सबसे बड़ा नेटवर्क डेवलप किया। महंगी सिगरेट, शराब, एंटीक आइटम्स, टीवी, वीसीआर जैसी चीजों की तस्करी की जाने लगी। लेबनान में मौजूद सीरियाई सेना के बंकरों का इस्तेमाल तस्करी गोदाम के तौर पर किया गया। सभी बंकरों में ठूस ठूस कर तस्करी का सामान भरा गया। साल 2000 में हाफिज अल असद की मौत के बाद बशर अल असद ने सीरिया की सत्ता संभाली। दुनिया को दिखाने के लिए, खुद की एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए शुरुआत में बशर अल असद उदारवादी रहा, लेकिन जैसे ही सत्ता पर उसकी पकड़ मजबूत हुई, वो भी अपने पिता वाले ट्रैक पर चल पड़ा। दुश्मनों को बेरहमी से कुचलने लगा। प्रेसिडेंट बशर अल असद इनकी जो पॉलिसी थी और इनके फादर की 54 इयर्स की जो ये बाथिस रिजीम थी, ये काफ़ी डिक्टेटोरियल टाइप रिजीम थी और इन्होंने वहाँ पर इतना मतलब लोगों को रिप्रेस करके रखा हुआ था कि वहाँ के जो लोग थे, आम जनता, सीरियंस, वो फेड अप थे। और जब अरब स्प्रिंग राइजिंग्स हुई थी पूरे अरब वर्ल्ड में, तो 2011 में सीरिया में भी तख्ता पलट की बात हुई थी और ये रिबेल्स ने कोशिश की थी। और उसके बाद 2011 में 2011, 12, 13, 14 तक ये सीरियन प्रेसिडेंट ने काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ पर रिप्रेशन किया और यहाँ तक केमिकल वेपन्स भी यूज़ किए गए थे, जिसमें इंटरनेशनल कंडेमनेशन हुआ था। जो ब्रूटल रिजीम थी, लोग उससे नाराज़ थे। और अब है उसके बाद आपको पता है कि जब ये ब्रूटल रिजीम चली है तो 2017 में फिर यूएन सैंक्शंस और यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शंस थे, तो इकोनॉमिक हालात भी सीरिया की बहुत ख़राब हो गई थी। फिर 2023 फरवरी में जो अर्थक्वेक आया था, उसमें भी इन्होंने कोई ख़ास लोगों की वहाँ मदद नहीं की थी, क्योंकि वो नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया के इलाके में थे। तो इससे लोगों का वहाँ गुस्सा और प्रतिशोध इनके खिलाफ था। सीरिया की धरती पर असद ने अपने लिए आलीशान महल तैयार करवाया। दुनिया के कई देशों में महंगी महंगी प्रॉपर्टीज खरीदी। असद ने यूएई के जुमेरा में अरबों की प्रॉपर्टी परचेज की। ओसीसीआरपी की रिपोर्ट के मुताबिक $8 मिलियन का आलीशान घर असद के करीबी बिजनेसमैन के नाम पर, $1.5 मिलियन की प्रॉपर्टी समीर नाम के बिजनेसमैन के नाम पर, $1.2 मिलियन की जायदाद समीर के भाई अमीर के नाम पर $17 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी गई। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स की माने तो जो दौलत ओसीसीआरपी की रिपोर्ट में दिखाई गई है, वो असलियत में असद फैमिली की जायदाद का छोटा सा हिस्सा है।
असल दौलत और लूट का आंकड़ा इससे भी कई गुना ज्यादा है। सूत्रों की माने तो असद फैमिली के पास 200 टन सोना, 16 अरब डॉलर और 5 अरब यूरो है। रूस में इस फैमिली के पास 2 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी है। मॉस्को के पॉश इलाकों में 20 से ज्यादा अपार्टमेंट्स मौजूद हैं, जिनकी कीमत 40 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। असद के महल में लग्जरी गाड़ियों का जखीरा मिला। पार्किंग एरिया में सैकड़ों महंगी कार के वीडियो विद्रोहियों ने शेयर किए हैं। असद ने दुश्मनों को कुचलने के लिए भी ठोस इंतजाम किए हुए थे। असद के महल में कई जेल मिली हैं। अंडरग्राउंड जेलों में कई महिलाओं को सालों से कैद रखा गया। जैसे ही विद्रोहियों ने इन्हें आजाद कराया तो ये रो पड़ी। सीरिया में असद परिवार के पास एक नहीं, ऐसी कई जेलें मौजूद हैं जिनका दरवाजा तलाशना तक एचटीएस के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। दरवाजा ढूंढने के लिए डॉग स्क्वाड की मदद लेनी पड़ रही है। असद ने खुफिया अंडरग्राउंड जेलों को दुश्मनों की कब्रगाह बना दिया था। असद की बनाई सेडनाया जेल में एक मास कब्र मिली है। इस कब्र में दर्जनों शवों के कंकाल एक के ऊपर एक रखे हुए मिले हैं। बताया जाता है कि असद के दुश्मनों को टॉर्चर के बाद एसिड में घोलकर कंकाल इन कब्रों में फेंक दिए जाते थे। बशर अल असद की सत्ता को विद्रोहियों की सबसे बड़ी चुनौती 2011 में मिली। अरब स्प्रिंग का असर सीरिया में छाने लगा तो सुन्नी मुसलमान भी असद की सत्ता के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए। असद पर सुन्नियों के साथ पक्षपात करने का आरोप लगे। सुन्नी समुदाय ने फ्री सीरियन आर्मी यानी एफआरए संगठन बनाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और इसी दौरान कई गुटों की एंट्री भी हो गई। असद यानी शियाओं का साथ देने के लिए ईरान, लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हूती सीरिया आ डटे। विद्रोही गुट में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी कुर्द लड़ाके, जुलानी का अल नुसरा फ्रंट और बगदादी का आईएसआईएस शामिल हो गया। इसी दौरान अमेरिका ने आईएसआईएस को रोकने के नाम पर अपनी फोर्स सीरिया में उतार दी। असद के सपोर्ट में रूस ने भी सेना भेज दी। सीरिया में 2011 से सिविल वॉर चल रहा है और 2013-14 में तो इस्लामिक स्टेट ने ऑलमोस्ट पूरा सीरिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। रक्का को एक बना के इस्लामिक कैलिफेट की जो उन्होंने घोषणा कर दी थी और उसके बाद जो है रशिया और ईरान के साथ सीरिया आर्मी ने ऑलमोस्ट 2 साल लड़ाई की और तब जाके एलेप्पो तक उन्होंने अपनी जो है कब्जा वापस लिया था। सो सीरिया के लिए ये एक नई बात नहीं थी कि रेबल ग्रुप्स जो है अटैक करते हैं, वो अटैक करते रहे हैं। दूसरी बात, एलेप्पो और जो इदलिब जो कि नॉर्थ की तरफ है, टर्की के साथ जिनका बॉर्डर है, वहाँ पे रेबल की मौजूदगी हमेशा से रही है। सो अचानक से बॉर्डर क्रॉस करके आ गए ऐसी भी बात नहीं थी। बट जो सबसे सरप्राइजिंग बात है वो ये है कि किस तेज़ी से उन्होंने बढ़ा, एक शहर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और 8 दिसंबर को वो डेमेस्कस पहुंच गए जो पहले अब आज तक नहीं पहुंचे थे। और जब असद की खबर आई कि भाई उसने सीरिया छोड़ के रशिया में उड़ गया है फ्लाइट में और शरण ले लिए, तब जाके लोगों को एक उसकी जैसे कहते हैं एक पूरी सिचुएशन की अहमियत समझ में आई कि यार ये तो एक्चुअली में कुछ ऐसा हुआ है जो कि बहुत बड़ा भूकंप के तौर पे। सीरिया की जमीन पर यह जंग सुन्नी बनाम शिया होती चली गई। 2020 तक रूस और ईरान की मदद से असद फैमिली ने विद्रोहियों को दबा दिया। कई शहर उनके कब्जे से छुड़ा भी लिए, लेकिन असद के खिलाफ सबसे बड़ी जंग की तैयारी जुलानी कर रहा था। सीरिया की जमीन पर अभी जिस एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम का कब्जा है, वो संगठन कुछ साल पहले ही अबू मोहम्मद अल जुलानी ने बनाया। इससे पहले जुलानी अल कायदा से जुड़ा हुआ था। जुलानी की इमेज एक आतंकवादी की थी। सीरिया के दूसरे सबसे बड़े किरदार अबू मोहम्मद अल जुलानी का असली नाम अहमद हुसैन अल शारा है, जिसका जन्म 1982 में हुआ। जब जुलानी 18 साल का था, तब फिलिस्तीन में साल 2000 में दूसरे इंतिफादा की शुरुआत हुई, जिसका उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा। 2003 के अमेरिका इराक युद्ध के दौरान जुलानी भी विद्रोही गुट में शामिल हो गया। अमेरिकी फौज ने उसे गिरफ्तार करके कैंप बुका जेल भेज दिया, जहां उसके कॉन्टैक्ट अल कायदा और आईएसआईएस से हुए। जुलानी जेल से रिहा होते ही सबसे पहले अबू बकर अल बगदादी के संपर्क में आया। अरब स्प्रिंग के शुरुआत के वक्त 2011 में वो महज 6 लड़ाकों के साथ सीरिया पहुंच गया। अल कायदा के समर्थन से जुलानी ने अल नुसरा फ्रंट का गठन किया, जिसमें करीब 5000 लड़ाकों को शामिल किया। इस फ्रंट का मकसद सीरिया में इस्लामिक शासन स्थापित करना था।
साल 2013 में जुलानी ने अलकायदा और आईएसआईएस से दूरी बना ली। उसने खुद को कट्टरपंथी की जगह राष्ट्रवादी के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। कट्टरपंथी इमेज को खत्म करने के लिए जुलानी ने 2017 में अपने गुट का नाम बदलकर हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस कर लिया। अलकायदा और आईएसआईएस से दूरी बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह पश्चिमी देशों का सपोर्ट था। जुलानी को पता था कि जब तक किसी देश का सपोर्ट उसे नहीं मिलेगा वो तख्ता पलट नहीं कर सकता। विद्रोहियों के दम पर वो कुछ इलाकों पर कब्जा तो कर सकता है, लेकिन असद के शासन को पूरी तरह से उखाड़ नहीं सकता। एचटीएस बनाते ही जुलानी ने पश्चिमी देशों से बातचीत शुरू कर दी। इसके बाद उसे तुर्की का सपोर्ट मिला। तुर्की ने असद के खिलाफ एचटीएस को सपोर्ट क्यों किया, यह भी समझ लीजिए। सीरिया में असद की सत्ता को ईरान का समर्थन हासिल था, जबकि ईरान और तुर्की के बीच संबंध ज्यादा अच्छे नहीं रहे। इसीलिए तुर्की कभी असद के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर सका। ईस्ट सीरिया में मौजूद कुर्द फोर्स हमेशा से ही तुर्की को टेंशन देती रही है। तुर्की को लग रहा है कि एचटीएस के पावर में आने से कुर्द फोर्स को कंट्रोल किया जा सकेगा, या यूं कहें तुर्की पावर बैलेंस कर सकेगा। तुर्की में मौजूद 30 लाख से ज्यादा सीरियाई शरणार्थियों की वापसी की भी उम्मीद की जा रही है। सीरिया और टर्की के बॉर्डर पे, यानी सीरिया के नॉर्थ में और टर्की के साउथ में जो रेबल ग्रुप्स हैं वो हमेशा टर्की के ऊपर वो हमला करते रहे हैं। दूसरा, सिविल वॉर जब सीरिया में शुरू हुआ था, जब अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट हुए थे मार्च 2011 में, उसके बाद मास एक्सोडस हुआ था लोगों का, बिकॉज बशर अल असद ने बहुत बुरी तरह से क्लैम्प डाउन किया था अपनी पॉपुलेशन के ऊपर। और कुछ अंदाज के अनुसार 2 से 3 मिलियन लोग जो है इस समय टर्की के अंदर घुसे हुए हैं रेफ्यूजी का स्टेटस में। तो ये एक सीरिया के लिए एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन वो बोझ है। प्लस क्योंकि वो टर्की और सीरिया बॉर्डर पे हमेशा रेबल ग्रुप्स, कर्डिश ग्रुप्स, जो इराक में भी कर्डिश ग्रुप्स हैं, सीरिया में भी कर्डिश ग्रुप्स हैं, वो टर्किश बॉर्डर के क्रॉस जाके हमला करते रहते हैं। तो उसकी वजह से टर्की हमेशा टर्की और सीरिया के बीच में हमेशा एक तनाव सा रहा है। सो इस पूरे असॉल्ट में अगर आप देखें तो टर्की एक बहुत बड़ा मेन प्लेयर था, जिसने कि रेबल ग्रुप्स को प्रॉप अप किया, मेरे ख्याल से इक्विप भी किया और इकट्ठा भी किया, और इस तरह का जो हमला हुआ टर्की के सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता था। सीरिया का तख्ता पलट जिस शांति के साथ हुआ उसने दुनिया को चौंका दिया है। किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि इतनी आसानी से असद सत्ता गंवा देगा, लेकिन इस खेल में टाइमिंग इतनी सटीक रखी गई कि असद कुछ नहीं कर सका। असद को हिजबुल्लाह, ईरान और रूस का सपोर्ट हासिल था। हिजबुल्लाह और ईरान अभी इजराइल के साथ जंग में उलझे हुए हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह की तो कमर ही लगभग तोड़ दी है। रूस अभी यूक्रेन के साथ जंग में लड़ रहा है। अपनी फोर्स को वहां डिप्लॉय करना उसके लिए भी मुश्किल काम था। इसी का फायदा जुलानी और तुर्की ने उठाया। हिजबुल्लाह ने पूरे समय फाइटिंग मदद की थी ऑन ग्राउंड सीरियन ट्रूप्स की। तो हिजबुल्लाह अभी काफ़ी हद तक डिग्रेड हो गया था और वो यहाँ इजराइल के साथ डायरेक्ट लड़ाई कर रहे थे। तो हिजबुल्लाह का जो एक सपोर्ट था असद को ख़त्म हो गया। तो ईरान का भी ऑब्वियसली जो एक सपोर्ट था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। और दूसरा, रशिया का जो फोकस था वो पूरा यूक्रेन में चल रहा था। तो एक डिवाइडेड अटेंशन जब हो गया तो रिबेल्स ने इसका फ़ायदा उठाया और रिबेल्स को रीग्रुप करने का ये जो कार्रवाई की है वो टर्की ने किया है। तो टर्की ने इसको बोलते हैं जो चॉइस ऑफ चूजिंग, ये जो टाइमिंग्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये टाइमिंग में ईरान की स्थिति खराब थी क्योंकि ईरान का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अभी इजराइल से भी हो गया था। ये आपको पता है, मिसाइल्स और रॉकेट्स के अटैक हुए थे। तो इजराइल का कमिटमेंट चेंज हो गया, हिजबुल्लाह डेसिमेट हो गया, हमास के ऊपर काफ़ी असर पड़ा और रशिया का वहाँ से काफ़ी यूक्रेन पे फोकस था। तो ये सब देखते हुए टर्की ने इनको रीग्रुप करके, जितने भी रिबेल ग्रुप्स हैं इनको रीग्रुप करके और इनको लॉन्च किया।